बताओ बच्चा। इंथैल्पी मतलब एनर्जी, इंथैल्पी का मतलब क्या होगा, एनर्जी। और कहा गया कि आयनाइजेशन इंथैल्पी को डिफाइन कैसे किया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर आप लिखना चाहेंगे तो कहीं पर लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड, और ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है भाई। ये एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बच्चों को, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स से जो भी चीजें बंधी होती है ना वो सबकी एनर्जी निगेटिव है। कई बार मैंने पता चुका तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव। तुम किससे अट्रैक्ट हुए हो, पेरेंट्स से अट्रैक्ट हुए, ठीक है, पेरेंट्स से अट्रैक्ट हुए हैं, यानी तुम्हारी एनर्जी क्या है, निगेटिव एनर्जी। अब उस निगेटिव एनर्जी को मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स है अपने न्यूक्लियस से अटैच है और इसकी एनर्जी मान लो -30 है, मान लो इतना है, लेट कर लिया जाए, ऐसे इतना होता नहीं है 30-40, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, पर -30 है तो कहा गया इसको +30 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, 30 जूल एनर्जी मिल जाएगी, 30 जो एनर्जी दे देंगे तो ये क्या होगा, इस न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा और इसी एनर्जी को बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव क्या क्या रिमूव करोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन, हम क्या, यस, कि जिंक के बहुत सारे एटम आपस में क्या है, अटैच है। अब जिंक क्या कर दिया भाई, जिंक को गैस बना दिया। तो पहले इस जब जिंक को ऐसे लिखते हैं ना तो हम बोलेंगे दिस इज जिंक का एक ऐसा स्टेट कि सारे एटम गैसियस स्टेट पे है। अब इस स्टेट पे अगर तुम क्या दो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दोगे, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, निकले। कैसे निकलेगा भाई, जिंक का इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालते हैं तो कैसे लिखेंगे भाई, तो बच्चों को पता है, हम लोग को आंसर पता है, कैसे लिखते थे बताओ, सॉलिड लिखते थे कि गैस लिखते थे, गैस लिखते थे। यहाँ क्या बनता था, Zn +2 क्या लिखते थे बताओ, गैस लिखते थे, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, रिमूव करते थे। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इसमें जो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड गैसियस, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब थोड़ा सा समझते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या मतलब हो गया कि अगर तुम लेफ्ट से राइट जाते हो, क्या जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो। हम जो चर्चा करते हैं वो हमेशा 3D सीरीज की चर्चा करते हैं। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये हमारा स्कैंडिनियम है, ये हमारा टाइटेनियम है, ये हमारा वेनेडियम है। बताओ स्कैंडिनियम का न्यूक्लियस कितना भारी, स्कैंडिनियम का न्यूक्लियस कितना भारी, 21 प्रोटॉन का। टाइटेनियम का न्यूक्लियस कितना भारी, 22 प्रोटॉन का। वेनेडियम का न्यूक्लियस कितना भारी, 23 प्रोटॉन। बताओ लेफ्ट से राइट जब जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, वही लिखा हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़े, इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा कि लूजली हेल्ड होगा, टाइटली हेल्ड होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक तो नहीं होगा, हमारा न्यूक्लियस ज्यादा टाइट है, ज्यादा प्रोटॉन रखा हुआ है, लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। चलो भाई, एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्मॉल इन साइज। ट्रांजिशन एलिमेंट तुम अगर हम बात करते हैं तो ऐसे जब जाते हैं, क्या मतलब हो गया, लेफ्ट से कहाँ जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होती है,
डिक्रीज होती है। याद कर लो सही बच्चे। कोई आदमी से पूछेंगे एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज करती है, तो क्या जवाब दोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बॉस। यहां पर कौन है? यहां पर कौन है? पोटेशियम है। यहां पर कौन है? कैल्शियम है। यहां पर कौन है? स्कैंडिनियम है। यहां पर कौन है? टाइटेनियम है। यहां पर वेनेडियम। कहां मूव कर रहे हो? पीरियड में घूम कर रहे हो। इसके न्यूक्लियस कितना? 19 प्रोटॉन। इसका न्यूक्लियस कितना? 20 प्रोटॉन। इसका न्यूक्लियस कितना? 21 प्रोटॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। जितना बड़ा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स उतना टाइटली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो रेडियस छोटा। रेडियस छोटा तो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड अप, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कोई चीज किसी चीज से टाइटली हेल्ड अप है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए तुम्हें एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो वही लिखा गया, एटम ऑफ ट्रांजिशन स्मॉल इन साइज होता है, साइज इसकी छोटी होती है। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी है फेयरली क्या? हाई, काफी ज्यादा हाई होती है, साधारण नहीं होता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता है ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर देन एस ब्लॉक, एस एलिमेंट। एस एलिमेंट कहां पे बताएगा कोई बच्चा? एस एलिमेंट कहां पे है? इधर है एस एलिमेंट भाई। और डी ब्लॉक क्या लिखा गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी, एस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यार। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाते हो रेडियस क्या हो रही है बताओ? कम हो रही है। इधर वाली रेडियस तो बड़ी है भाई, आराम से इलेक्ट्रॉन देगा। इधर जाने से रेडियस कम हो रही है। रेडियस कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बताओ? टाइटली हेल्ड अप हो रहा है। टाइटली हेल्ड अप हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या हो रही है बताओ? दिक्कत हो रही है। तो क्या लिखा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक से भी कम होता है। ठीक है भाई। दिस इंडिकेट दैट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक, यानी हमारी जो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का कैरेक्टर होती है वो कम होती है पी ब्लॉक का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। तो सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। पर ट्रांजिशन इलेक्ट्रिसिटी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो एस ब्लॉक के कंपेरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या है? कम है। पी ब्लॉक भी आसानी से नहीं देता है, उसकी भी कम है। चलिए भाई, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज आर सफिशिएंटली हाई। कॉपर के बारे में सबको पता है। क्या पता है कॉपर के बारे में सर? कि सर कॉपर के पास सर स्ट्रक्चर होता है 3D। सुनो, क्या होता है? कोई बच्चा बता दे, बोलो। 3D10। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? स्टेबल है। हाफ फिल्ड भी है, फुल फिल्ड भी है। फिर क्रोमियम का लिख ले भाई, 3D5 4s1, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। मैग्नीज का लिख ले भाई, Mn का लिख ले। बोलो कोई बच्चा, 3D5 4s2। ये सब क्या है बताओ? सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होती है? ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस सब की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? और ज्यादा होती है। ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का कारण पूछा तो लिखेंगे रेडियस छोटा होता है। बट कॉपर, क्रोमियम और मैग्नीज का पूछेगा तो लिखेंगे इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट के कारण इस ऑर्बिटल से जो स्टेबल ऑर्बिटल्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? काफी ज्यादा। समझ गया? sufficiently high than those of neighboring. This is due to stable configuration of chromium plus का 3D5 और कॉपर प्लस का क्या होगा? 3D10। समझ गया सब बच्चा? चलिए भाई, हमारा जो कौन है बताओ? ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लिखा है स्लाइड को सही बच्चे? उस दिन की बरसात वाली क्लास में हमने कहा था कुछ क्लास लिख लो। जो लिख लिया है फिर समझेंगे, जो नहीं लिखा वो लिखने की कोशिश करेगा।
स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम, देखो ये सब के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिर्फ दो को छोड़ करके। वो कौन कौन है बताओ बच्चा पार्टी? जिंक और स्कैंडेनियम। कोई आदमी पूछेगा वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाया जाता है? जिंक और स्कैंडेनियम। जिंक पर क्या है बताओ? +2। स्कैंडेनियम पर क्या है? +3। कोई आदमी स्कैंडियम का स्ट्रक्चर बताएगा? 3D1 4s2। कोई आदमी जिंक का बता देगा भाई? 3D10 4s2। 3D10 4s2। 3D10 4s2 है कि नहीं? है बॉस। और प्लीज सभी बच्चे कॉपी बना लो, टेस्ट कॉपी। कुछ होमवर्क भी कर लो उस कॉपी में, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। आप नहीं पढ़ोगे, प्रॉब्लम में तुम ही पढ़ोगे, ठीक है? थोड़ा सा मुझे भी डालोगे तुम, ठीक? बट मेरे पास नोटबुक है जिसका है, सबका मैं कल ले आऊँगा। मेरी भी जो है सभी बच्चों का मैं कल नोटबुक ले आऊँगा। पियो बेटा ले आना नोटबुक, ठीक है? इस 3D10 4s2 ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो सभी का। ये दो ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कंप्लीट फील्ड क्या है? d ऑर्बिटल्स है। देखो यहाँ पर कहा गया कोई आदमी पूछेगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका कारण लिखेंगे इनकम्प्लीट फील्ड क्या है? d ऑर्बिटल। जिंक क्यों नहीं सूखता है? तो जिंक के पास कंप्लीट फील्ड d ऑर्बिटल। तो सर इसके पास तो इनकम्प्लीट फील्ड d ऑर्बिटल है सर, तब क्यों नहीं है? यार ये कंप्लीट फील्ड है, ये क्या करता है ना, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। डी में एक इलेक्ट्रॉन रखने से क्या फायदा हुआ यार? अगर स्कैंडेनियम कितना है बताओ? 21 है। इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? आर्गन है। नहीं आर्गन। नोबेल गैस कौन कौन है? हिलियम बोलो, नियॉन बोलो, आर्गन कौन है? नियॉन। हीलियम कितना है? 2। नियॉन कितना है? 10। आर्गन कितना है? 18। सब तो यही बनना चाहता है, तो कौन बनेगा? स्कैंडिनियम क्या बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आराम से क्या होता है? आर्गन बन जाता है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देते, ठीक है? एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक के पास कंप्लीट फील्ड d ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंप्लीट फील्ड d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेते। बाकी के पास, सबके पास, अगर किसी और का देखा जाए तो सबके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इनकम्प्लीट फील्ड d ऑर्बिटल है। चलिए भाई क्रोमियम का लिख ले। क्रोमियम के क्या होता है बताओ? क्रोमियम का 24 होता है। क्या लिखेंगे बताओ? 3D5 4s क्या होगा? तो भाई कंप्लीट इनकम्प्लीट फील्ड d ऑर्बिटल्स है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन इज शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू क्या? इनकम्प्लीट फील्ड d ऑर्बिटल एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल इज नियरली क्या? सेम। n- d ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या हो गया? 3d ऑर्बिटल। और ns ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या हो गया? 4s ऑर्बिटल। इन दोनों की एनर्जी नियरली क्या होती है बताओ? सेम होती है। अगर 4s का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d का भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है? तुम राम लड्डू खाएगा तो तुम्हारे बगल वाला जो पुलिस बैठा वो भी राम लड्डू खाएगा, वो भी 12वीं का बच्चा। हाँ, अगर तुम्हारी एनर्जी की बात करें और 10वीं की एनर्जी की बात करें तो डिफरेंट एनर्जी लेवल है, अलग अलग एनर्जी लेवल है, सेम काम नहीं कर सकते। पर तुम्हारी क्लास का कोई बच्चा बगल का एडजेसेंट बच्चा है तो वो तुम्हारी एनर्जी की इक्विवेलेंट है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा बॉन्ड में वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल की एनर्जी नियरली क्या है? सेम है। ये दोनों बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है बताओ? शो कर। समझ गया सब बात? सो द इलेक्ट्रॉन इन d and as well as s can participate in क्या? बाउंड। लिख देगा सब बच्चा? चलिए
ये बाबू साहब तो बड़े छोटे हो गए भाई, बड़े हो जाओ भाई। ये छुपे रुस्तम है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी देखो। हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारी अल्कली मेटल्स होता था, क्या होता था अल्कली मेटल, कोई बच्चा बताएगा? अल्कली मेटल लिथियम होती थी, सोडियम होता था, पोटेशियम होता था, रुबिडियम होता था, सीजियम होता थी, फ्रांसियम होता था। ये सबके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता था, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। उसके बाद क्या होता था? बेरिलियम होता था, मैग्नीशियम होता था, कैल्शियम होता था, स्ट्रॉन्सियम होता था, बेरियम होता था, रेडन होता था। थोड़ा सा देखो, ठीक है। ये सबके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता था? +2 ऑक्सीडेशन। सबके पास क्या होता था? +2। बट ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। परंतु ये जो ग्रुप है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा। अब यहां पर लिखा ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल और ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। कहता है जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में, मान लो कि कहीं पर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 3D, बताओ 3D6 बताओ कोई बच्चा ऐसे लिखेंगे 3D6 में 5 ऑर्बिटल बनाएंगे ना इसे, 1 2 3 4 5 6। बताओ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 4। तो क्या कर रहा है? ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल और ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेंट इन बॉन्डिंग। मान लो कि 4s इलेक्ट्रॉन्स है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज कर लिया जाए। तो बताओ कौन कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे? s के 2 इलेक्ट्रॉन 2 और d के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। यानी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। क्या लिखा भाई? ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल एंड ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन क्या? बॉन्डिंग। अब देखो जिंक का लिखे, क्योंकि सर आप बार बार जिंक पे ही चले जाते हो। जिंक के थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताओ 3D क्या था? बताओ बच्चा पार्टी 10। 4s क्या था? बताओ बच्चा पार्टी 2। 3D में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चा पार्टी? भाई 3D में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, सारे के सारे क्या है? बताओ बच्चा पार्टी पेयर्ड है। लिख दे यहाँ पर, ज्यादा लिख दिया क्या भाई? ये डब्बा नहीं है भाई। तो 4s2 के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो, ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही भाई। 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 3D के इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो अनपेयर्ड है। तो बताओ भाई, जिंक के पास, डी के पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं है। तो जिंक क्या करेगा? सिर्फ 4s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जिंक क्या है? 4s इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। अब स्कैंडियम की बात करते हो, ओके सर जी, फिर से आप स्कैंडियम पे आ गए। स्कैंडियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? रेडी 1 4s2। ये तो जाएगा ही जाएगा बॉन्ड में पार्टिसिपेट। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये भी जा सकता है। स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है बताओ? 3 आता है। ठीक है, तो क्या सीखा? ns के इलेक्ट्रॉन तो करेंगे, 3D के वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे जो अनपेयर्ड है। चलिए भाई, इन सच ए वे देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। अब देखोगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो 3 भी है, 4 भी है, 5। ठीक है, 2 3 लगातार 1 2 3। देखो पी ब्लॉक की बात जब पढ़ते हो, पी ब्लॉक तो हम लोग पढ़े नहीं, उसमें 2 2 का डिफरेंस आता है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? 3 भी होता है। क्या पढ़ा है फास्फोरस का? याद है किसी को? PCl5 बोला था, और एक क्या लिखा था? PCl3। इस पर फास्फोरस कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? सॉरी 5। इस पर कितना है बताओ? दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। पी ब्लॉक में 2 का अंतर होता है, एस ब्लॉक में 1 का अंतर होता है, डी ब्लॉक में भी 1 का अंतर होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था SN। SN पर +4 भी होता है और SN पर क्या होता है? +2 भी होता है। एक होता है प्लेटलेट PB, PB पर क्या होता है? +2 भी होता है। अब PB पर क्या होता है? +2 भी, इसको लेड बोलते हैं। पी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में 2 2 का डिफरेंस आएगा।
अगर 2 दिखा रहा है तो अगला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएगा, 4 दिखाएगा। परंतु डी ब्लॉक में क्या दिखाएगा भाई, 1-1 का डिफरेंस आएगा, 1-1 का डिफरेंस आएगा। इन जनरल फ्रॉम द फर्स्ट 4 एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन। एक कंपाउंड तुम पढ़ते थे K2Cr2O7, पढ़े थे ना? ये तुमको बचपन से ही क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। नहीं याद है ना तेरे सबको, साला चीज तुम लोग भूल भकोस गया ना। ये 2 हो गया, क्रोमियम क्या क्या हो गया बताओ, 2x। ऑक्सीजन का क्या होता है 2, 7 दूना क्या हो गया 14, बराबर में क्या हो गया लड्डू, कितना हो गया, x बराबर 6 नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं पढ़ाए थे 11th में। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना होता है बताओ, 6 होता है। तो कहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होता है, मिडिल वाला जो होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, एक और कंपाउंड तुम्हारा पीछा कर रहा है बचपन से, तुम्हें नहीं पता है, याद है, नहीं पता है ना, KMnO4। तुम लड़कियों को भी नहीं पता है तुम्हारा कौन पीछा कर रहा है। ऐसी अनभिज्ञ लड़कियां हैं तुम लोग, और ये बच्चे तो होते ही हैं बॉयज, इसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है जीवन का। पोटेशियम परमैंगनीज, ये भी पीछा कर रहा है KMnO4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकाल, 7 आने वाला है। तो क्या लिखा हुआ है, इन जनरल फर्स्ट 4 एलिमेंट, पहला 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट क्या होगा ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन। याद रखो, इसलिए इन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स हैं, इसके बारे में बचपन से पढ़ाई जाती है, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। अब क्या कहेगा, फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। जिंक पर बताओ कितना चार्ज है, 2। कॉपर पर बताओ कितना चार्ज है, +1 +2। यही सब पढ़ा है ना। और क्या पढ़ा है भाई, निकेल और कोबाल्ट पढ़ा है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़े, पर निकेल और कोबाल्ट के बारे में जब तुम पढ़ोगे तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगा। कौन स्टेबल होगा, 2 3, 4 कम स्टेबल होगा। आयरन का भी 2 3 यही पढ़े हो, 4 और 6 नहीं पढ़े हो। आयरन का कोई कंपाउंड पढ़ा है जिसमें 4 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, आयरन का ऑक्साइड पढ़ा है, आयरन का ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, यही 2 पढ़ा है, एक में +2 एक में +3। तो कहा गया कि एंड वाला में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं, मिडिल वाला जो होती है, शुरुआत वाला जो 4 है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होती है। और नेचर में कौन पाया है, जो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है वही तो नेचर में पाया जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ना है। चलिए भाई, समझ गया सब। अब तुमसे कोई आदमी पूछ लेगा क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम +2। हाँ भाई, +3 ज्यादा स्टेबल। क्यों +3 ज्यादा होगा, कि क्रोमियम शुरू वाला एलिमेंट है। कितने नंबर पे आता है क्रोमियम, स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, इसके बाद टी, ST होता है ना भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर क्या बोलेंगे वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम। याद रख भाई, क्रोमियम चौथे नंबर पे। तो क्रोमियम चौथे नंबर, तो शुरुआत से चौथे नंबर है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से सुन ले, पक्का सुन ही रहा। मैं डिस्टर्ब कैसे हो गया फिर, अरे बोलना से क्या है, डांस करके ऐसे डांस करेगा, बोला तो नहीं सर तू, ठीक है चल। तो क्रोमियम क्या है, पहला 3 है, पहला चौथा एलिमेंट है, जिसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसका पल क्या 2, क्योंकि तुमने सीखा है कि शुरुआत से जो हम लोग मिडिल में जाते हैं, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो कोई आदमी पूछेगा क्रोमियम 2 और क्रोमियम 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्रोमियम 3 ज्यादा स्टेबल है। बट पूछेगा Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Mn क्या +3। Mn+2 अब मिडिल से ऊपर आगे बढ़ने लगे, क्रोमियम तक की ये बात है, मिडिल से जैसे आगे, तो Mn+2 इज मोर स्टेबल देन क्या Mn+3। ये सब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं हमारी केमिस्ट्री में, उसको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। चलिए भाई, इतनी बात की तो चर्चा पिछली क्लास में हो गई थी, ठीक है, लिख भी लिया तो सभी बच्चे। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। चलिए, कहाँ गया भाई, फिजिक्स का पूरा ब्लॉक ही उड़ा दिया।
ये सब पढ़ लिया ना, बहुत सारा चीज यार। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम लोग की जनरली खत्म हो गई है। अब हमारी करना है, करना है। कैसे करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की बातें भाई? तो थोड़ा सा लिखेंगे सही बच्चे। केमिकल रिएक्टिविटी एंड इनॉट वैल्यू, केमिकल रिएक्टिविटी एंड इनॉट, chemical reactivity and E0 value, reactivity and E0। ये 2 स्लाइड को लिखो सही बच्चे।